Hello everyone and welcome back to my channel. I am Rohit Nair, your financial planner. So दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम लोग महंगाई बोलते हैं। तो ये महंगाई क्यों होती है, क्या होती है, कैसे महंगाई आती है, ये गवर्नमेंट अपने आप पैसे बढ़ाना चालू कर देते हैं या ये कोई और इकोनॉमिक चीज़ है, आज हम ये सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। इन्फ्लेशन एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर हम उसका डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा। इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ टाइम। किसी भी चीज़ की या वस्तु का प्राइस विथ टाइम जो इंक्रीज होता है उसे हम महंगाई कहते हैं, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्टोरी, ये समझाने के लिए कि ये इन्फ्लेशन क्या होता है। हम देखते हैं एक स्टोरी जिसमें एक माता पिता है और उनकी एक बेटी है। बेटी का नाम है लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी को शॉपिंग बहुत पसंद है, तो उसका बर्थडे आता है तो पापा पूछते हैं कि इस बार आपको बर्थडे को क्या चाहिए। तो लक्ष्मी बोलती है कि मुझे शॉपिंग पसंद है पापा, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे कुछ एक्सेसरीज खरीदने खुद के लिए। पापा बोलते हैं ठीक है, मेरा एक आपके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मैं आपको बजट दूंगा, उसमें ही आपको शॉपिंग करना है। वो बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा उसको 100 रुपीज़ देते हैं, बोलते हैं आप शॉपिंग करके आओ। लक्ष्मी खुश। लक्ष्मी जाती है शॉपिंग मॉल में, उसको मालूम है उसको क्या क्या लेना है और उसको ये पहले से ही मालूम था कि ये 100 रुपीज़ में आराम से आ जाएगा। तो वो मॉल में जाती है और अपना शॉपिंग कर लेती है सारा। बिल एग्जैक्टली 100 रुपीज़ आता है। वो 100 रुपीज़ का नोट दे देती है, सारे आइटम्स लेके घर आ जाती है। शी इज़ हैप्पी। एक साल बाद उसका बर्थडे वापस आता है। इस बार वापस पापा पूछते हैं कि बेटा इस बार तुम्हें क्या चाहिए बर्थडे को। तो लक्ष्मी बोलती है कि लास्ट ईयर हमने शॉपिंग किया था और मुझे बहुत मज़ा आया था। इस साल भी मेरा ऑलरेडी लिस्ट रेडी है, मुझे क्या क्या एक्सेसरीज खरीदने हैं, तो आप मुझे शॉपिंग का ही गिफ्ट दे दीजिए, मैं शॉपिंग ही करूँगी। इस बार लक्ष्मी जाती है मॉल में, सारी चीज़ें खरीदती है। जब वो काउंटर पे आती है बिल करने को तो बिल आ जाता है 105 रुपये। अब लक्ष्मी दुविधा में पड़ जाती है कि लास्ट ईयर भी मैंने यही चीज़ें खरीदी थी पर मुझे 100 रुपये लगे थे, इस बार 105 लगे हैं। अब उसके पास 5 रुपये एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो उसने क्या किया, उसमें से एक आइटम कम कर दिया और 100 रुपीज़ दे के वापस आ गई। यहाँ पे लक्ष्मी ने एक्सपीरियंस किया है इन्फ्लेशन या महंगाई। कितने परसेंट का? 5% का। क्यों? जो चीज़ लास्ट ईयर उसको 100 रुपये में मिली थी, इस साल उसे वो 105 रुपये में मिल रही थी। सो ये एक सिंपल सा उदाहरण था आपको समझाने के लिए कि इन्फ्लेशन या महंगाई क्या होता है। अब इन्फ्लेशन होने के 4 अलग अलग रीजंस हैं। रीजंस और काफी सारे हैं पर मैं मेन 4 रीजंस के ऊपर फोकस करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि इन्फ्लेशन होने के 4 अलग अलग रीजंस क्या क्या है। सबसे पहला आप जो इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे उसका नाम है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज एक मूवी थिएटर है और वहां पे अलग अलग मूवीज लगती है। तो एक ऐसा ब्लॉकबस्टर मूवी आया है कि उसके सारे सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। तो थिएटर वालों ने क्या सोचा कि हम एक एक्स्ट्रा शो उसका ओपन अप करेंगे ताकि लोग और आके वो मूवी को देखें। क्योंकि वो शो हाउसफुल चल रहे थे सारे, तो इस बार ओरिजिनल प्राइस जो 250 था टिकट का, उसके जगह पे इन्होंने प्राइस रख दिया अभी 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ प्राइस होने के बावजूद वहाँ पे लोगों की लाइन लग गई और लोग मूवी के लिए जाना चालू कर दिए। लोगों ने रियलाइज किया कि प्राइस बढ़ गया है टिकट का, बट क्योंकि उन सबको मूवी देखना ही था, 400 रुपये दे के भी वो लोग मूवी देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ, किसी चीज का जब डिमांड बढ़ जाता है तो बिजनेस करने वालों को क्या रियलाइज होता है कि अगर इसका डिमांड बढ़ रहा है तो इसका अगर मैं प्राइस इंक्रीज करता हूं तो भी लोग पे करेंगे। तो डिमांड बढ़ने की वजह से जो महंगाई बढ़ जाती है उसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब दोस्तों हम समझेंगे दूसरा कारण इन्फ्लेशन का, इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना एक सैंडविच वाला है हमारे घर के पास। वो चौक में हर रोज शाम को वहाँ पे आता है और वो सैंडविच बेचता है और उसका सैंडविच काफ़ी फेमस है।
तो रोज़ वहाँ पे काफ़ी लाइन लग जाती है लोगों की उसके पास सैंडविच आके खाने के लिए, और उसका प्राइस काफ़ी रीजनेबल है। सो उसका प्राइस जो है सैंडविच का वो 25 रुपीज़ है। कुछ दिनों बाद उसने उस चीज़ का प्राइस बढ़ा दिया और प्राइस कर दिया 35 रुपीज़। तो मैं थोड़ा सोच विचार में पड़ गया कि शायद क्योंकि इसके पास ज़्यादा लोग आते हैं इसने प्राइस बढ़ाया होगा। तो मैंने अंकल से पूछ लिया कि अंकल आपने प्राइस सडनली 10 रुपये से क्यों बढ़ा दिया? तो उन्होंने बोला कि बेटा क्या करें, जो हमें ब्रेड मिलता था आज 30 रुपये में वो आज 40 रुपये में मिलना चालू हो गया है। तो अगर मुझे ब्रेड ही महंगा मिल रहा है तो मैं सैंडविच उस पैसे में कैसे बेचूँ? इसको हम क्या बोलते हैं कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। जो रॉ मटेरियल था जिस वजह से वो चीज़ बनती थी, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ही बढ़ जाता है तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। जो थर्ड टाइप है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप है। इसमें क्या होता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आना चालू हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि सब लोगों को 20% का हाइक मिल गया इस साल, है ना, तो सब लोगों के पास जितना उनके पास नॉर्मली पैसा आता है उससे 20% एक्स्ट्रा पैसा आ गया। मतलब इन लोगों का क्या हो गया, परचेसिंग पावर बढ़ गया, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अगर मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता हूँ। मार्केट में बिजनेस ओनर्स को भी ये मालूम है कि अगर लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ गया है तो आज वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा दाम देने के लिए रेडी है। तो उससे क्या करते हैं लोग, प्रोडक्ट और चीज़ों का प्राइस बढ़ा देते हैं क्योंकि लोगों के पास आज पैसा ज़्यादा है। और इसको हम बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। जो चौथा रीज़न है जिसके वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा खतरनाक सा तरीका है। इसको हम बोलते हैं कि जब कोई कंट्री अपनी जो करेंसी है वो एक्सेस अमाउंट में छापना चालू कर देता है तो करेंसी का वैल्यू उतरना चालू हो जाता है। तो बेसिकली अगर ज़्यादा पैसा प्रिंट हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट्स गोइंग डाउन, उस पैसे का वैल्यू थोड़ा कम होना चालू हो जाता है धीरे 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 धीरे, और उस वजह से एक्चुअली कंट्रीज हाइपर इन्फ्लेशन में चले जाती है। अब हमने देख तो लिए कि 4 अलग अलग रीजंस क्या हो सकते हैं जिस वजह से महंगाई बढ़ती है कम होती है। तो आप मुझे पूछोगे कि रोहित फिर इसका करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है? प्रेजेंट डे में एक्चुअली ये हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी इन्फ्लेशन कम क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन कम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में हैं। जब हम लोग लॉकडाउन में हैं तो ना हम ज़्यादा बाहर जा सकते हैं, ना हम ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रेस्ट्रिक्ट हो गई है। तो इस वजह से क्या हो गया है कि सप्लाई, पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, सब चीज़ चल रही थी, तो सप्लाई काफ़ी सारा है बट डिमांड उसके कंपैरिजन में कम हो गया है। अगर डिमांड किसी चीज़ का कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन भी नीचे आना चालू हो जाता है। तो हम अगर आज की परिस्थिति देखें तो आज की परिस्थिति में हम लोग शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, आप लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे हो क्योंकि हमें पता नहीं कि आगे मेरे पास पैसा आने वाला है नहीं, बिजनेस अच्छा चलेगा नहीं, तो लोगों ने खर्चा करना सीमित कर दिया है थोड़ा। और एक चीज़ जो हो रही है लोगों के साथ वो है कि लोगों को अपने जॉब की सिक्योरिटी के बारे में भी पता नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा है कि उनका जॉब चला जाएगा, कुछ लोगों का बिजनेस ऑलरेडी लॉसेस में है, कुछ लोगों को लग रहा है कि 5-6 महीने लगेगा पैसा को रिकवर करने के लिए, फिर मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये सब परिस्थिति होने के कारण हुआ क्या है, मार्केट में चीज़ों का डिमांड थोड़ा सा कम हो गया है और उसका सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। इस वजह से हम लोग अभी थोड़ा सा स्लो डाउन की वजह से देख रहे हैं कि मार्केट में ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होते हुए देख रहे हैं हम लोग। अब आप बोलते हो कि इन्फ्लेशन कम होना अच्छी चीज़ है, चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं मिलेंगी, पर उसका एक एडवर्स इफेक्ट है। इफेक्ट ये है कि अगर मेरा इन्फ्लेशन कम होता है तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। कैसे? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर लोगों को पता नहीं उनके बिजनेस में आगे कितने टाइम बाद उनके पास पैसे आने वाले हैं तो वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेंगे, कम लोगों को रखेंगे, पगार थोड़ी कम देंगे, कुछ लोगों को जॉब अपना खोना पड़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा ही कम हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। सो अब हमने महंगाई के बारे में इतना सब जान लिया है तो हम लोग ये भी सोचेंगे कि आइडियल क्या है, इन्फ्लेशन आइडियली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हमने देखा जीरो तो नहीं हो सकता, अगर कम हो जाता है इन्फ्लेशन तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इन्फ्लेशन चाहिए बट वो कुछ स्टैंडर्ड रेट में होना चाहिए। तो वो आइडियल रेट क्या है? तो अगर हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज ने ये फिगर आउट कर लिया है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन अराउंड 2% होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट शुड बी अराउंड 4%, ±2% का मार्जिन है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा होना चालू हो जाता है तो उसको कम करने का कोशिश करती है, अगर कम होना चालू हो जाता है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। अभी
ये बढ़ता कम होता कैसे है इन्फ्लेशन? गवर्नमेंट में हमेशा एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाती है, उसमें से एक चीज़ है रेपो रेट। इसके अलावा मैंने आपको बोला था पैसे प्रिंट करते हैं, उसके अलावा टैक्स में रिफॉर्म्स हो जाते हैं। अगर टैक्स हम बढ़ा देते हैं तो लोगों को अगर ज़्यादा टैक्स भरना है तो वो खर्चा थोड़ा कम करेंगे। सो इन सारी चीज़ों को लेके वो लोग कंट्री में इन्फ्लेशन को बैलेंस आउट करते रहते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप मुझे पूछोगे कि रोहित इसका पर्सनल फाइनेंस पे इफेक्ट क्या है? पर्सनल फाइनेंस पे इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। वो है कि आपका पैसा दिन ब दिन उसकी वैल्यू लूज करते जाता है। सो योर मनी लूजेस वैल्यू ओवर टाइम। तो फिर हमें ऐसे चीज़ में क्या करना चाहिए? सो हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे, हिस्टोरिकली लोग पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। लोग गोल्ड खरीदते थे, लोग रियल एस्टेट खरीदते थे, इसीलिए खरीदते थे ताकि उस चीज़ की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाएगी और मुझे रिटर्न्स आएगा, बराबर। तो आपका पैसा आइडियल नहीं रहेगा। सेम अभी लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करने के रीजंस भी यही है कि आपको हायर रिटर्न आएगा। हायर रिटर्न माने क्या रिटर्न आना चाहिए? हायर रिटर्न का मीनिंग है आपका इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपका रिटर्न होना चाहिए। तो आज की तारीख में हमारा इन्फ्लेशन इज अराउंड 5%। सो इफ इट इज अराउंड 5%, तो हमें क्या देखना है कि मैं जिस जगह पे पैसा डाल रहा हूँ, क्या मुझे रिटर्न्स 5% ज़्यादा मिल रहे हैं? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जनरली लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एफडी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। और एफडी में अगर हम पहले देखते थे तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिलता था, 12%, 10%, 9%, 8, 7, 6। रिसेंटली 5% पे एफडी का इंटरेस्ट रेट आ गया है। ये किस वजह से आया? क्योंकि रेपो रेट चेंज होते रहता है, उसकी वजह से आपका एफडी का रेट्स भी चेंज होते रहता है। तो रेपो रेट नीचे आ गया है, एफडी का रेट भी नीचे आ गया है। तो आज मुझे एफडी पे 5% मिलता है अगर मेरा 2 करोड़ के नीचे इन्वेस्टमेंट है। अगर मेरा 2 करोड़ के नीचे इन्वेस्टमेंट है और मुझे 5% रिटर्न आ रहा है, पर ये रिटर्न टैक्सेबल है, मतलब अगर मैं 30% टैक्स स्लैब में बैठता हूँ तो उसका 5% का 30% इज 1.5%। मतलब आपको एक्चुअल रिटर्न कितना आया? आपको एक्चुअल रिटर्न आया 3.5%। दैट इज योर रियल रेट ऑफ रिटर्न। सो आइडियली व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ऐसे जगह पे पैसा डालना है जहां पे आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। सो आज आप ये चेक कर लीजिए पहला कि आपको एफडी में रिटर्न्स एक्चुअल में कितना आ रहा है। आप 10%, 20%, 30% टैक्स स्लैब में हो और आपका एफडी रिटर्न्स कितना है, ये आपको आज चेक करना है। और अगर ये कम हो रहा है आपके इन्फ्लेशन से, तो आप एक्चुअली इन्वेस्ट करके भी पैसा लूज कर रहे हो। सो यू हैव टू फाइंड डिफरेंट बास्केट्स जहां पे आपका रिटर्न एटलीस्ट 6% एंड अबव आएगा। आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारा आइडिया आ गया होगा इन्फ्लेशन क्या है, किस वजह से होता है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस चीज़ से समझ मिले कि मार्केट में हो क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।